हर घर पाठशाला की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों आपका पुनः स्वागत है। आज हम सरकारों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने सरकारों के स्तर के बारे में जाना। सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है: स्थानीय स्तर, प्रदेश स्तर और केंद्र स्तर। यानी कि स्थानीय स्तर में आपके पंचायत स्तर की सरकार, प्रदेश स्तर की सरकार और केंद्र में पूरे देश की सरकार कार्य करती है। इसमें सरकारों के आपने प्रकार भी देखे कि सरकारें ज्यादातर जो है दो तरह की होती हैं आजकल। एक लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी राजतांत्रिक या फिर तानाशाही सरकारें। लोकतांत्रिक सरकारों में लोगों को ही सरकार में अपने नुमाइंदे या नेता चुनने का पूरा अधिकार होता है और वही आगे चलकर जो वो सरकार को बनाते हैं और लोगों के लिए फैसले करते हैं। तो इसी कड़ी को हम आगे और बढ़ाएंगे और लोकतांत्रिक सरकारों की और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो हमारे देश की जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार। हमारे देश यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत ही लंबा लड़ाई लड़ी है या संघर्ष किया है। संसार में और भी कई देश हैं जहां पर लोगों ने लोकतंत्र को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। जैसे कि आपको ऊपर बताया भी जा चुका है कि लोकतंत्र में केवल लोग ही अपने नेता का चुनाव करते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं या अपनी ताकत उन्हें देते हैं वोट के जरिए। इसीलिए इसे इस एक अर्थ में हम लोकतंत्र को लोगों का ही शासन कहते हैं। लोग ही जो है वो इसमें राज करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए जो वो अपने मत को जो है या अपनी राय को, अपने निर्णय को जो है वो एक आदमी के हाथ में देते हैं और वो आगे चलकर हमारे लिए फैसले करते हैं। तो लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में जो भागीदार बनकर जो वो खुद ही शासन करेंगे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हम प्रतिनिधि जो हमारे ही प्रतिनिधि जो वो लोकतंत्र में जो वो आगे जाते हैं और बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हम चुनते हैं और यही प्रतिनिधि मिलकर जो है वो सरकार सारी जनता के लिए जो है वो निर्णय करते हैं। आजकल कोई भी सरकार जो है वो अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि उसको सभी नागरिकों को जो है वो सभी बेशक नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आपको विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारों में औरतों और गरीबों को वोट देने के अधिकार नहीं थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो या तो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास काफी बड़ी संपत्ति होती थी, यानी कि अमीर होते थे। इसका मतलब ये था कि औरतें, गरीब और अशिक्षित लोग जो थे उन्हें वोट देने के अधिकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलता था जो कि ये गिने चुने लोग करते थे। जो भी फैसला ये गिने चुने लोग करेंगे उसी के आधार पर जो वो ये सरकार चलेगी। भारत में भी आजादी से पहले बहुत कम लोगों को जो था वो वोट देने के अधिकार थे। इसीलिए लोगों ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि उन्हें भी वोट देने के अधिकार जो वो दिए जाएं। गांधी जी समेत और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने जोर शोर से ये मांग उठाई थी कि उन्हें वोट देने के अधिकार दिए जाएं। 1931 ईस्वी में यंग इंडिया नामक एक पत्रिका छपती थी। उसमें गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास संपत्ति नहीं है या धन दौलत नहीं है वे वोट दे या केवल वही वोट दे सके, लेकिन वे आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। यह आदमी जो बोलता है
दिन भर अपने खून पसीने बहाकर जो है वो ईमानदारी से काम करते हैं और वोट नहीं दे सकता है क्योंकि वो गरीब है, गरीब होना ही उसका गुनाह है, इसलिए बोलता मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता हूँ। तो लोगों ने बहुत सारे संघर्षों से जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो लिया है। आज जो है वो भारत में 18 वर्ष की आयु को पूरा करने वाले हर एक जो नागरिक होता है उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। इसे हम सार्वभौमिक बेशक मताधिकार भी कहते हैं। यानी कि जब कोई भी 18 वर्ष के हो जाते हैं बच्चों आप, तो उसके बाद आपका नाम जो है वो जो हमारी निर्वाचन सूची होती है उसमें आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है। और उसके बाद जो भी आगे के चुनाव आएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर की सरकार के हों, चाहे वो स्थानीय स्तर की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की सरकार हो या राज्य स्तर की या फिर केंद्रीय स्तर की सरकार हो, तो उन सभी में आप अपने नुमाइंदों को चुन सकते हैं। अपने नेता को चुनने का आपको पूरा अधिकार होता है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, चाहे आप ट्रांसजेंडर क्यों ना है, आप सभी को जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिल जाता है। इसलिए इसे बेशक मताधिकार कहा जाता है। और ये अधिकार आपका आजीवन रहता है, यानी कि आपकी मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास ये अधिकार रहता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो, उसे भी ये अधिकार जो वो दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि संसार में कहीं भी जो वो सरकारों ने अपनी इच्छा से जो वो अपनी शक्तियां जो वो लोगों को नहीं दी हैं। पूरे यूरोप और अमेरिका के में महिलाओं और गरीबों को भी सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए जो वो संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए सबसे संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और ज्यादा मजबूती मिली थी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है इस आंदोलन को, और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुषों को लड़ाइयों में जाना पड़ा था, इसलिए महिलाओं को उन सब कामों को करने के लिए बुलाया गया जो कि पहले केवल पुरुष ही करते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कामों और उनकी व्यवस्था को करना शुरू कर दिया तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है वो बना रखी थी। क्यों ऐसा सोच कर रखा था कि औरतें ये काम नहीं कर सकती, ये तो बोलते बहुत अच्छी तरह तरीके से पुरुषों की तरह ही इन सब कामों को कर सकती हैं। इस तरह से महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा और महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने जो है वो सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग जोरों शोरों से उठानी शुरू कर दी और उनकी मांग जो है वो सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन इत्यादि भी किए। कई क्रांतिकारी नेताओं ने या महिला नेताओं को जेल भी जाना पड़ा और कई बार जो है उन्हें भूख हड़तालों पर भी बैठना पड़ा। अमेरिका में फिर अंततः जो है वो औरतों को वोट देने का अधिकार जो है वो सन 1920 में मिल गया, जबकि इंग्लैंड में यही अधिकार जो वो कुछ वर्षों के बाद यानी कि सन 1928 ईस्वी में दिया गया था। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि हमने लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए गए हैं। एक नीचे दी गई तालिका में कथनों पर एक नजर दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं और इनके आगे निशान लगाइए। जैसे कि आप दिया गया भारत सरकार का रूस के साथ मित्रता पूर्वक संबंध बनाने का निर्णय करना है, तो वो कौन सी सरकार करेगी? पंचायत करेगी कि राज्य की सरकार करेगी या राष्ट्र की सरकार करेगी या केंद्र की सरकार करेगी? जो आपको सही लगते हैं उनको पढ़िए और उनको टिक कीजिए।
मेरे विचार से जो है वो रूस के साथ अगर विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है या मित्रता करनी है या जो भी फैसला करना है तो वो केवल केंद्र की सरकार ही ये फैसला करती है। स्थानीय सरकारें या फिर प्रदेश सरकार स्तर की सरकारें इस तरह के कार्य नहीं करती है। इनको आगे पढ़िए, साथ में अभ्यास प्रश्नों को भी आप अवश्य पूरा कीजिएगा और अपने अध्यापकों को दिखाइएगा। कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने अध्यापकों से भी संपर्क कर सकते हैं और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।